हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात को चंद ही महीने बचे हैं। रियासत में सियासत अपने शबाब पर है। तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सबसे ज्यादा छीना झपटी और दावेदारी अभी से मुस्लिम वोटों पर होने लगी है। तकरीबन 20% वोट के साथ आधा दर्जन के ज्यादा दावेदार यहां मौजूद है। असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ इंतखाबात लड़ने का इरादा करते हुए 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। तो भागीदार मोर्चे के सबसे बड़े भागीदार ओम प्रकाश राजभर ने सभी सीटों के बंटवारे से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के वोटों की दावेदारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का वोट मिलेगा किसे? किधर जाएंगे मुसलमान? क्या होगा मुसलमानों का रुख? किन मुद्दों पर मुसलमान चुनेंगे अपने उम्मीदवार? और सबसे बड़ा सवाल कि जब सबका कॉमन एजेंडा है तो फिर क्यों नहीं मिलकर एक महाज के परचम तले इंतखाब लड़ेंगी ये पार्टियां? ऐसे सवालों के साथ हम आज का मुद्दा में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्य के इंतखाबात के साथ यूपी में असेंबली इंतखाबात का गणित साफ होता दिख रहा है। बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन राजभर के भागीदारी मोर्चे और भाईजान की एंट्री से ओबीसी और मुस्लिम वोट को लेकर खींचतान तेज हो गई है। भाईजान यानी ओवैसी का दावा है कि इस बार यूपी के मुसलमान उनके साथ हैं। उनकी पार्टी ने 5 साल तक काम किया है। हम तो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुके हैं। फिर अभी जो जिला परिषद के इलेक्शन हुए उसमें अच्छे खासे हमको कामयाबी मिली और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी मजबूत रहा है पिछले 5 साल के बनिस्बत अब की बार, और बहुत से मुकामात पर हमारे लोग एक्टिव भी हैं। तो ये हम अपनी ताकत पर अपने काम पर इलेक्शन लड़ेंगे। अब रहा सवाल कि हमको कोई अगर अनटचेबल समझता है तो फिर जनता उनको बता देगी उत्तर प्रदेश की। एआईएमआईएम ने ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ इत्तेहाद किया है और 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा ठोक दिया है, लेकिन राजभर ने ही उनकी पतंग काट दी है। राजभर ने कहा है कि भाईजान को 100 सीटें दी किसने है। ओवैसी जी की मायावती जी से कोई बात हुई है और ना तो उन्होंने मोर्चे में 100 सीट की बात किया है। स्थिति ये है कि माननीय ओवैसी जी ने साफ साफ कहा है कि हम मोर्चे में रहेंगे। अब मोर्चे में जो भी सीट हमको मिलेगी हम वो सीट लड़ेंगे। एक तरफ ओवैसी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी खुद को मुसलमानों का मसीहा कहती है और मुस्लिम यादव वोट के गठजोड़ से बीजेपी को शिकस्त देने की मंसूबे बना रही है। साथ ही कांग्रेस भी मगरबी यूपी में इमरान मसूद को उतार कर मुस्लिम वोट को साधने में जुट गई है। इमरान मसूद का कहना है कि हैदराबादी लीडर का हाल यूपी में भी बंगाल जैसा ही होगा। ओवैसी साहब ने जो बिहार में किया, बनती सरकार को रोकने का काम किया, और ओवैसी साहब के इन तमाम चीज़ों को समझकर ही बंगाल के अंदर जो जनता ने ओवैसी साहब का हाल किया, तो उत्तर प्रदेश के लोग बेवकूफ़ नहीं है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगा। कांग्रेस लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि मुस्लिम हमारे साथ आए तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं। कांग्रेस 2 लाख मदरसों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक साधने में जुटी है। जाहिर है यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि मुसलमान किसे अपना लीडर चुनेंगे। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक तकरीबन 20% हैं। 403 असेंबली सीटों में से करीब 140 सीटों पर मुस्लिम वोट फैसला कुन किरदार में हैं। मगरबी यूपी में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद में बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर हैं, तो पूर्वांचल में वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और मिर्जापुर में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। यही वजह है कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां मुसलमानों को लुभाने में लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तर प्रदेश में जब भी असेंबली इलेक्शन होते हैं तो मुसलमानों के वोट बैंक पर सबकी नजरें लगी होती हैं। मुसलमान आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में आने के लिए, सियासत पर काबिज होने के लिए? इन तमाम मौजू पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। रफत फातिमा साहिबा हमारे साथ स्पोक पर्सन है यूपी कांग्रेस की, और इसके साथ ही शमसी आजाद साहब हमारे साथ लीडर हैं बीजेपी के। शक्ति सिंह हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से। कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप तमाम लोगों का खैर मकदम है जी सलाम में। वालेकुम अस्सलाम। शमसी आजाद साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी मानी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस तरह से 2017 में भी परफॉर्मेंस रही थी, जिस तरह से कारकर्दगी नजर आई थी बीजेपी की, लेकिन अब एक के बाद एक जो पार्टी, जो छोटे दल आपके साथ जुड़े हुए थे एनडीए में, वो अलग होते हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया एक बार फिर अदा करूंगा। जी सलाम, जो आपका बहुत ही पसंदीदा चैनल है, और हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कम से कम 30 से 40 कंट्री में ये देखा जाता है। देखिए, चुनाव जब आने लगता है तो कुछ छोटी छोटी पार्टियां अपना वजूद तलाश करने लगती है। ये सिर्फ अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। जहां बड़ी बड़ी पार्टियों का वजूद आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल खत्म तक कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या खत्म किया है, आने वाले जो पिछले चुनाव है उसमें आप देख लीजिए जिस तरीके से अकलियत हमारे साथ थी, जिस तरीके से मुसलमान हमारे साथ थे, और ये इस बात का सबूत है कि हमारी जीत जो हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ ये जीत जो हुई है, ये इस बात का सबूत है कि मुसलमान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास रखता है, अपना अकीदा रखता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में ये चौथा साल जो खत्म हुआ है पार्टी का, तो पूरी तरीके से मुसलमानों ने एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी के आगे अपना समर्थन दिया है। और ये वादा भी किया है, हम लोगों ने घर घर जाकर उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये वादा किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ आजादी के बाद से आज तक छलते चले आ रहे हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ डराया जाता है, बहकाया जाता है। लेकिन शमसी साहब, संजय निषाद अभी हाल फिलहाल में वजीर दाखिला से मुलाकात करके आए थे दिल्ली में, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। 2 साल हो गए हैं और इस बात को टालते हुए एक टीवी चैनल पे वो तो रोते हुए भी नजर आए। अभी कुछ वक्त पहले ही वजीर दाखिला से उन्होंने मुलाकात की थी। हमने आपको बताया शबनम जी कि ये सब देखिए, जब चुनाव आने लगता है तो ये लोग अपना वजूद तलाशने लगते हैं। छोटी छोटी पार्टियों को हमने कितना सम्मान दिया है, या आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये आज जो राजभर समाज के हितैषी बने हुए हैं, हमने इनको इतना सम्मान दिया, इनको मंत्रालय दिया, इनको सब कुछ दिया। तो ये ऐसा नहीं था कि अपने समाज की वजह से जीत कर आ गए थे। इनको हमारा समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही इनके विधायक जीते थे, और इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर पर बैठाला था, सम्मान दिया था पूरा। लेकिन इनको ये लगा कि हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी चल रही, पूरा का पूरा राजभर समाज हमारे साथ है, तो ये कतई नहीं है। हमने अनिल राजभर जी को, राज्य मंत्री थे, हमने उनको कैबिनेट मंत्रालय देकर पूरी की पूरी जिम्मेदारी उनको दी है। और राजभर समाज और जितने भी पिछड़े समाज हैं, मुसलमान समाज है, ये सब इस वक्त हमारे साथ है। और आने वाले चुनाव में यकीन जाने आपकी, इंशाअल्लाह हम इस बार भी 320 के पार होंगे, इसमें कतई 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 कोई शक नहीं है। ठीक है, राजभर समाज की बात हो रही है तो शक्ति सिंह जी मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे ही मैं सवाल ले लेती हूँ। शक्ति सिंह जी, राजभर समाज का जिस तरीके से कहा है कि बीजेपी की क़यादत में ही आप लोगों का वजूद जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है, बिना बीजेपी के आपका वजूद ही नहीं है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है। इनको जब लगा 2014 में इनकी बहुमत की सरकार थी, उसके बावजूद 2017 के चुनाव से पहले 9 जुलाई 2016 में भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी इन्होंने गठबंधन किया, और मुद्दों पे गठबंधन हुआ था। पूर्वांचल में जो बदहाली थी, जो बेरोजगारी थी, जो भ्रष्टाचार था, और जो इन्होंने एक नारा दिया था कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अपराध बढ़े थे, तमाम मुद्दों पे, और गरीब को राशन कार्ड, छोटी आवश्यकताएं उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों पे हमारा गठबंधन हुआ था। और पूर्वांचल से 124 सीटें इनकी निकली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की वजह से। आज ये जब समय निकल गया तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से राजभर जी जीते, नहीं, ये गलत बात है। ये 14 साल से ये भी बर्बाद काट रहे थे। एक मुद्दे पे हम लोग एक हुए, गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बाद इनकी 100+ पूर्वांचल सीटें आई। आज ये सत्ता में गए, ये भूल गए तमाम उन बेरोजगारों को
उन तमाम क्षेत्रीय मुद्दे थे जहां जिन मुद्दों पे बातें हुई थी, ये केवल चाहते थे कि आप चुपचाप रहिए, वो जो भ्रष्टाचार था उस पर बात न हो। हम जब पिछड़ों के आरक्षण की बात की है, भारतीय समाज पार्टी जिन मुद्दों पे इनके साथ आई थी, इनका ये था कि आप चुपचाप अपना कैबिनेट काम देखिए, लेकिन आप मुद्दों पे बात मत करिए। तो ये नहीं हो सकता है। आज जिस तरह संजय निषाद जी की बात कर रहे हैं, आज संजय निषाद जी के बेटे उनके सिंबल पे सांसद चुने जाते हैं। आज वो क्या बात करेगा आरक्षण की? जब आरक्षण की बात सदन में होनी होती है तो संजय निषाद जी के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर सदन से लेकर सड़क तक जो बात सड़क पे कहे वही बात सदन में कहे कि हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको भागीदारी चाहिए। ये भागीदारी की राय है, ये भागीदारी नहीं देंगे, ये हिस्सेदारी नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि मौन होकर चुप होकर आप तमाशा देखते रहिए। ये होने वाला नहीं है। ठीक है। ये क्या बात करेंगे राजभर समाज? राजभर समाज ही नहीं, वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित और संख्यक हर जात का गरीब परेशान है। राजभर समाज का मंत्री हमारे साथ आज भी अनिल राजभर जी हमारे साथ आज भी हैं और पूरा समाज उनके साथ हमारे साथ आज भी जुटा हुआ है। आपके अनिल जी की बात, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ नहीं है और लगातार वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी को ये भी देखना होगा। रफत फातिमा जी, कांग्रेस को क्यों लगता है कि अगर मुसलमान, उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं जिनकी आबादी 20% ऐसी आबादी है मुसलमानों की जो किसी भी पार्टी को इक़्तिदार में ला सकती है, आपको क्यों लगता है कि अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए तो आप उत्तर प्रदेश फतह कर लेंगे? देखिए शबनम जी, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान हमेशा से उसी के साथ रहे हैं जो सेकुलर रहा है, जो सबको साथ लेके चला है, और कांग्रेस के साथ हमेशा मुसलमान खड़ा रहा है। हाँ, बीच में हम मान सकते हैं कि कुछ हो सकता है कि कुछ मुसलमानों के बीच में और कांग्रेस के बीच में आपसी जो है दूरियां बन गई हैं, लेकिन आज भी मुसलमान उसी के साथ खड़ा जो हिंदुस्तान के लिए खड़ा है। और आज कांग्रेस पूरी तरीके से आइन को बचाने, लोकतंत्र को बचाने में पूरी तरीके कांग्रेस खड़ी है। तो मुसलमान, हमें नहीं लगता है कि वो इतनी ज्यादा ऐसे लोगों के साथ जाना चाहेगा जो जब सत्ता में आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसी सत्ता से जो है जब पूरी तरीके से फुल मैंडेट में आ जाते हैं तो वो पूरी तरीके से सबको एक किनारे करके कुछ कॉर्पोरेट सेक्शन के लिए जो काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से भाजपा ने जनता के साथ धोखा करा है वो सामने दिख रहा है। और अभी जैसे शमसी साहब कह रहे थे, तो आज भी घमंड कहीं ना कहीं सर चढ़ के बोल रहा है। तो जो गुरूर होता है ना, वो बहुत जल्दी ढह जाता है। तो भाजपा ने जिस तरीके से पब्लिक को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, अभी कोरोना में आपने देखा होगा, शबनम जी बीच में हम नहीं बोले किसी के बीच, तो प्लीज आप कहिए, कोई बीच में ना बोले। अभी जनता ने को आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में किस तरीके से एक एक आदमी बेहाल रहा है और उसका दर्द बयान नहीं करा जा सकता है। ना उसके पास इंजेक्शन था, ना उसके पास कोई मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से उसको कोई मदद ही नहीं मिली है। जो इन्हीं पब्लिक के लिए जो इन्हीं सेवा के लिए जो नंबर्स दिए थे वो भी चल नहीं रहे थे। यानी कि इनके सांसद विधायक ने ही लेटर्स लिखने पड़े कि आज हालात ये है कि किसी का भाई मर रहा था, किसी की बहन मर रही थी, किसी के बाप मर रहे थे, किसी की माँ मर रही थी। तो जनता को किस तरीके से इन्हीं बेहाल करा वो पूरी दुनिया देख रही थी। तो यहाँ तक कि हाईकोर्ट को, लेकिन रफत फातिमा जी, ठीक है आप मुसलमानों की बात कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों का ख्याल कांग्रेस को सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्यों आ रहा है? बंगाल में भी इलेक्शन हुए थे लेकिन कांग्रेस ने परफॉर्म नहीं किया बंगाल के अंदर। शबनम जी, अभी पश्चिम बंगाल का हालात देख चुके हैं, किस तरीके से पोलराइज किया गया था। कोशिश यही ये लोग करते हैं कि जहां जाए वहां पोलराइज करके हिंदू मुस्लिम करके एक अलग वो बना ले, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिम होशियार है और मुस्लिम को बेवकूफ मत समझे। मुस्लिम उसके साथ जाएगा जो उसके हक की बात करेगा, जो उसके राइट्स के लिए लड़ेगा। आज मुस्लिम के लिए अगर कोई लड़ रहा है, जब ये लोग कहाँ थे जब जामिया में बच्चे पिट रहे थे, जो सत्ता की लालच में कांग्रेस के साथ लगे हुए और कोई मुसलमान नहीं, बड़े मुस्लिम के हिमायती बन के आज खड़े हैं। आज मुसलमान की जब वोट लेने की बारी है तो सबसे ज्यादा इनको जो है मुस्लिम याद आ रहे हैं। रफत जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे है, उसी के साथ जाएगा जो उसके हक के लिए खड़ा। रफत जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है आप उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लाइए मुसलमानों को, उनके हक की आवाज आप बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन जब मगरबी बंगाल के अंदर इलेक्शन थे, एक बड़ा वोट बैंक था मगरबी बंगाल के अंदर, मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने परफॉर्म नहीं किया। उस वक्त वहां के मुसलमानों के आपको हकाइक कांग्रेस को याद नहीं थे क्या? देखिए, हम उसके हक की बात करेंगे, हम जबरदस्ती वोट लेने वाले नहीं हैं।
कि जबरदस्ती दंगे करा के वोट ले रहे हैं, मंदिर मस्जिद करा के वोट ले रहे हैं, या गाय के नाम पे वोट ले रहे हैं। हम जनता के बीच भरोसा कायम करने गए। अगर जनता हम पर भरोसा करेगी जरूर हमें जय लाएगी, लेकिन हम लोग इस तरीके की राजनीति नहीं कर रहे हैं कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं। हम अपनी बात कहते हैं, हम उनके हक के लिए खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, चाहे वो हमको सत्ता में ला रहे नहीं ला रहे, तब भी हम एक ऑपोजिशन की तरह पूरी तरह अपना किरदार निभा रहे हैं। तो इसलिए शबनम जी, इस तरीके से वो वोट के लिए नहीं गए थे। हम तो आज भी मुस्लिम और या कोई भी वर्ग उसके साथ खड़े हैं। आज राहुल जी जिस तरीके से हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, आप देख रही होंगी विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो सिर्फ कांग्रेस है। तो इसलिए हम इसके लिए नहीं जा रहे कि हमें सत्ता में ही लाएगी, वो जनता है, उसका जो भी वो फैसला लेगी हमारे सर आंखों पे है। तो हम इसके लिए नहीं, हम जनता का भरोसा जरूर जीत रहे हैं। ठीक है, कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कलीमुल हफीज साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? कलीमुल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल शमसी साहब, आप कहते हैं कि बीजेपी में सबका विश्वास है और लोग बीजेपी पर यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन नजर नहीं आता जब इलेक्शन होते हैं बीजेपी की जानिब से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया जाता? क्या मुस्लिमों में वो काबिलियत नहीं है कि वो परफॉर्म कर पाए इलेक्शन में? चलिए, मुसलमानों के वोट बैंक पर लेकर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ शक्ति सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, वो लाइन पर हैं। शक्ति साहब, जब भी इलेक्शन होते हैं छोटी पार्टियां एक साथ मिलकर तमाम वोटों को साधने की कोशिश करती है। ठीक है, आप सब लोग साथ आ रहे हैं, तो लेकिन अलग अलग परचम के तले क्यों है? क्यों नहीं एक परचम के नीचे आकर अगर आप इन तमाम मुद्दों को हल करना चाहते हैं तो एक साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ा जाए? क्यों अलग अलग पार्टी सिंबल पर सिंबल पर इलेक्शन लड़ा जाता है? जब मुसलमानों का मुद्दा एक है तो एक परचम तले क्यों नहीं? केवल मुसलमान ही नहीं, शोषित, वंचित, पिछड़ा जी संकल्प मोर्चा बना हुआ है और इस मोर्चे के तहत हम लोग 403 सीटों पर लड़ने की पूरी तैयारी किए हुए हैं। और रही बात, अभी आप सुन रही थी कांग्रेस की प्रवक्ता को, कांग्रेस सबसे अधिक वर्षों तक देश में शासन किया, इनका राज रहा। इन्होंने अल्पसंख्यक को कितनी भागीदारी दिया? यदि इन्होंने ईमानदारी से हर सेक्टर में आरक्षण नौकरी दिए होते, उनको रोजगार दिए होते, तो आज भाजपा हिंदू मुस्लिम करके और ये दिन नहीं देखने को मिलता मुस्लिम समाज को। आज ये दुर्दशा है, देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसकी भी जड़ में कहीं न कहीं कांग्रेस की वो गलत नीतियां रही हैं। वो अब तक उनके निमित्त जितने भी आयोग गठित हुए, वो रंग सच्चा कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा की कमेटी हो, आज तक आयोगों की सिफारिशें लागू नहीं हुई। आज उनको अवसर दीजिए, भागीदारी दीजिए, केवल आप झुंझुना पकड़ा देते हैं। अभी आप कह रही थी, भाजपा के प्रवक्ता इस पे जवाब नहीं दे पाए कि भाजपा एक मुनासिब नहीं समझती है कि एक मुस्लिम को हम टिकट दें। टिकट तक ही नहीं, भागीदारी मिलना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर और भागीदारी संकल्प का है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सरकार जो बने तो नौकरियों में और हर जगह मुस्लिम को, पिछड़े को, दलित को और गरीब सवर्णों को, हम लोग तो भारतीय समाज पार्टी को बहुत अल्पसंख्यक रहा है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा स्टडी करके आया करिए जब डिबेट में आते हैं आप लोग। इनको जानकारी नहीं है, देखिए इनकी जानकारी नहीं है कि इनको बैठा दिया गया कि आप राजभर समाज के हितैषी हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब एनडीए में शामिल हुई, शक्ति सिंह जी, ठीक है, शक्ति सिंह जी, मंत्री इसी मुद्दे और उनको कितना सम्मान दिया जाता है, वो सारे राजभर समाज राजभर समाज की बात करते हैं, एक समाज को पार्टी लेके चलेगी। ठीक है, कलीमुल हफीज साहब मेरे साथ एक बार फिर से राब्ता कायम हो गया उनके साथ, उनके पास चलते हैं, उनसे मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है। कलीमुल हफीज साहब, ओवैसी साहब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। पहले कहते हैं कि मायावती जी के साथ वो बीएसपी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर मायावती उन्हें झटका दे देती है, कहती है भाई हमारी कोई बात नहीं है और इस तरह की बातें आप बयान ना दें। उसके बाद आप राजभर साहब का बयान सुन चुके हैं कि इत्तेहाद में हम 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो क्यों दावा कर रहे हैं कि हम तमाम पार्टियों के साथ मिलकर इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो आप ये करेक्ट कर लीजिए कि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी साहब ने किसी से नहीं कहा, ना हमारे किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने या किसी ने भी कहा कि हम बीएसपी के साथ अलायंस कर रहे हैं। ये तो अपने आप एक जन्मी हुई एक र्यूमर थी, वो ठीक है। ओपी राजभर साहब, लोगों ने उसको शू किया। ओपी राजभर साहब,
नहीं, दूसरे पॉइंट पे आइए आप। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात साफ कर दी कि हम 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब देखते जाइए, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी तो आवेदन पत्र मांगा गया है। अब आवेदन पत्र में लोग उसको आवेदन देंगे, हम उसका स्क्रूटनी करेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो इसमें हैरानी की ठीक है, आप 100 सीटों पर इलेक्शन लड़िए, लेकिन आप पर इल्जाम ये भी लगते हैं, तेलंगाना कांग्रेस स्पोकपर्सन का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि भाई आप जो है, उनका इल्जाम है ये कि आप जो है बीजेपी की बी पार्टी हैं। तेलंगाना के अंदर आप 7 सीटों पर 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में आप 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो क्या आप वोट काटने की राजनीति करते हैं? ये तो सिर्फ एक तथाकथित सेकुलर पार्टियों द्वारा और कुछ जो सिलेक्टेड मीडिया है उसके द्वारा उठाया गया ये झूठा प्रोपेगेंडा है कि हम की पार्टी है। सच्ची बात है, तब तो ये महागठबंधन साथ था, ये बीजेपी, ये बीएसपी और एसपी भी साथ थे, कांग्रेस भी साथ थी। ना ये सब विधानसभा में रोक पाए बीजेपी को, ना ये लोकसभा में रोक पाए, महागठबंधन भी नहीं रोक पाया। तो ये सिर्फ बेकार की बात है, इसका कोई आधार नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ, एक साहब को बोल रहे थे कि साहब सारे मुसलमान बीजेपी को लड़ा रहे हैं, सारे लोग जो दूसरे भी पार्टी वाले बोल रहे थे सब बीजेपी को लड़ा रहे हैं। अरे जब सब बीजेपी को लड़ा रहे हैं तो क्यों परेशान है बीजेपी से? तो किस लिए वो इतने उल्टे सीधे मुसलमानों पर इल्जाम लगा रही है? उसने कोई कसर छोड़ी है एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट में जितना मुसलमानों को तंग किया है बीजेपी ने। और आज जो कोरोना में जो इन्होंने गरीबों का साथ जो हालत की है कि लोगों को अपने ठीक है, कलीमुल हफीज साहब किनारे में उन्हें दफनाना पड़ा। आप सुन लीजिए मेरी बात जी। और उसके बाद भी ये बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक रही है, इसलिए बीजेपी एक तो नया नैरेटिव कर रही है और उसके साथ ये जो सेकुलर पार्टियां कहलाती हैं जो मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट समझती है, ये उनको अपनी जारीदारी समझती है। तो ये समझ लें सब लोग, मुसलमान किसी की जारीदारी नहीं है। मुसलमान को जब वोट देना है वो समझ चुका है कि उसे अपनी लीडरशिप डेवलप करनी है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही नहीं और दलित ही नहीं और बाकी सारे कमजोर तबके भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में एकजुट हो गए और 100 सीटें का जो आप रिजल्ट देखेंगे ये चौंकाने वाले होंगे। ठीक है, बातें जो बना रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगी, कलीमुल हफीज साहब थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि बंगाल के अंदर आप देख लीजिए आपको कितनी फतह हासिल हुई है। इससे पहले 2017 में असदुद्दीन की तरफ से एआईएम की तरफ से इलेक्शन लड़ा गया था। यूपी के अंदर आपने कितनी सीटें हासिल कर ली थी वो भी मेरे पास आंकड़ा है। तो आप किस बेस पर आप ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए इक़्तिदार में आएंगे और अच्छी सीटें हासिल करेंगे, जबकि पिछले इलेक्शन का अगर जिक्र किया जाए तो एक आंकड़ा मैं आपको बताऊंगी, एक भी सीट आप नहीं हासिल कर पाए थे, 38 सीटों पर आपने इलेक्शन लड़ा था। आप जवाब सुन लीजिए, जब बिहार में हमने पहले इलेक्शन लड़ा था हमें एक भी सीट नहीं जीते थे और हमने जमानत हवाई जब्त हो गई। बिहार के ऊपर बिहार की 5 सीटें जीतने के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है? बात तो पूरी होने दीजिए ना शबनम जी, अब आपने सवाल किया तो सवाल सुनिए। बिहार में हम पहला इलेक्शन लड़े, हमारी जमानत तक जब्त हुई, हम एक भी सीट नहीं जीते। जब दूसरा इलेक्शन लड़े तो हम 5 सीटें जीते। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जब हम पहले चुनाव लड़े 38 सीटों पे हम नहीं जीते, हम खुद कह रहे हैं कि नहीं जीते, हमारी जमानत भी बहुत सारी जगह जब्त हुई, लेकिन इस बार हम जीतेंगे। ये सियासत का ये प्रोसेस है कि जब आप एक विधानसभा पे ऐसा भाषण देते हैं जो 10 विधानसभा उससे अफेक्टेड हो जाती है। ये पूरी तरह से पोलराइज करने जाते हैं, जितने नहीं जाते। हाँ, और आप तो बड़ा जो है वो ऐसी पश्चिम बंगाल में इनका सपना चकनाचूर हो गया, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी होने वाला। तो ये सब भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली पार्टीज हैं। आप इनको बुलवा रही हैं या मुझे बुलवा रही हैं शबनम जी? आप बोलिए सर, बोलिए सर। फातिमा जी आऊंगी मैं आपके पास। मैं कभी किसी को जो है बीच में टोकता नहीं हूँ। ठीक है, आप नाराज मत बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जमहूरी मुल्क है जी, और जमहूरियत में हर इज्जतदार शहरी को अपने इलेक्शन लड़ने का हक है। बिल्कुल, मुसलमानों को भी उतना ही हक है जितना दूसरे लोगों को हक है। लेकिन जब मुसलमान अपनी क़यादत की बात करता है तो ये जो सेकुलर पार्टियां जो 5-5%, 3-3%, 7-7% वाली है, जो 20% मुसलमानों को बेवकूफ बना के और इनको इलेक्शन के वक्त इनको लॉलीपॉप थमा के गायब हो जाती हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आपसे जवाब लूंगी मैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए वापस आऊंगी तो पूछूंगी कि अगर आप मुसलमानों के इतने ही हितैषी बनते हैं या इतना ज्यादा आपको फिक्र है मुसलमानों की, तो आप तेलंगाना के अंदर सिर्फ 7 से 8 सीटों पर क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? इस सवाल का जवाब लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ फातिमा साहिबा जी, जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के वोट को लेकर जिस तरह की राजनीति होती है उसकी जरूरत है? क्योंकि मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो तो जस के तस बने हुए हैं, पार्टी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं रहते हैं। तो पहले मसाइल सॉल्व होने चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं गौर फिक्र होना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी 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 शबनम जी, हमने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी हम यही बताने जा रहे थे कि मुस्लिम क़यादत की जब बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, जब मुस्लिम मसाइल पे बात करनी होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और जब मुसलमानों के वोटों पे बात आती है तो सबसे बड़ी हकदारी ऐसे जताते हैं जैसे मुस्लिम के सबसे बड़े यही खैरख्वाह हैं। तो आज मुस्लिम क़यादत की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा क़यादत उसी के पीरियड में हुई है। अगर आपको भी याद होगा कि कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए हैं, AR अंतुले जी देख लीजिए, अगर आप अनवरा तैमूर जी को देख लीजिए, या फिर जो है अब्दुल गफूर जी को, हर स्टेट में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दिए हैं। और मोहसिना खिदवई जी, सलमान खुर्शीद जी 2-2 बार अध्यक्ष बने हैं। मोहसिना खिदवई जी की भी आप जानती हैं, खद्दावर नेता थे कांग्रेस के। तो मुस्लिम क़यादत की अगर बात करें तो सिर्फ कांग्रेस ने ही मुस्लिम क़यादत दी है। तो मुसलमानों को ये बेवकूफ बनाने की जो पॉलिसी चल रही है वो अब इतनी आसान नहीं है। मुस्लिम अपने जो है खुद हक जानते हैं, अपने राइट जानते हैं। तो जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में वो भी गांधी की सोच के साथ मुस्लिम खड़ा था, आज भी मुसलमान गांधी की सोच के साथ खड़ा है, अपने संविधान के साथ खड़ा है, जमहूरियत के साथ खड़ा है, और आज भी वो गोडसे के विचारधारा के साथ नहीं खड़ा है। तो मुसलमानों को अब झुंझुना बनाना बंद करा जाए, मुसलमानों को खुद उनकी सोच बनने दिया जाए, उनके वजूद की पहचान करने दी जाए। वो उसी के साथ जाएंगे जो उसके हक की लड़ाई लड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल मुस्लिम वोटर्स के वो कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उसी के साथ है जो उसके साथ खड़ा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से बेवकूफ बनाना छोड़ा जाए, मुसलमानों को ये ना समझा जाए कि जहां जी चाहेगा आप भटका लेंगे। तो इस तरीके की तुष्टिकरण वाली जो राजनीति हो रही है, लेकिन रफत फातिमा जी, फायदा पहुंचाने की, रफत फातिमा जी पे कौन बोल रहा है? आज ये NRC का जब वहां पे ठीक है, रफत फातिमा जी, रफत फातिमा जी, मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए आप। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है, मुस्लिमों के आप हितैषी हैं, उनके फलाह की आप बात करते हैं, उनके मसलों को आप उठाने की बात करते हैं। जब आप सत्ता में आते हैं तो जाहिर है सबके हितैषी होते हैं। ठीक, नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए रफत जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो जिसको जितने कम वो मिलते हैं, जो भी चीजें रिफॉर्म्स होने की कई बातें, कई एजुकेशन की बात है, तो जाहिर है जिसके पास थोड़ा कमी होती है उसी को मिलते हैं। तो ये करना चाहिए, कोई भी पार्टी सत्ता में हो तो आप अल्पसंख्यक के साथ खड़े होइए। लेकिन आज जिस तरीके से सत्ता में जो मौजूदा सत्ता में जो है वो क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ, कभी मॉब लिंचिंग की जैसी घटनाएं हो रही हैं, कभी मंदिर मस्जिद तक जैसे तरह से डिमोलिश करे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है जब आप सत्ता में तो आप किसके साथ खड़े हैं? तो मुसलमान वो समझ रहे। रफत जी, अब वक्त है मंदिर मस्जिद से ऊपर उठने का। हम 21वीं सदी में हैं तो मंदिर मस्जिद में हम उलझ के नहीं रह सकते हैं, और ये आज का मुसलमान भी बखूबी समझता है। आज उसे एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, ये तमाम मसले हैं उसके सामने। लेकिन रफत जी, मुझे ये बताइए, आपके कांग्रेस दावा कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो मुसलमानों के हितैषी है, लेकिन आप अपने इक़्तिदार को देखिए, आप अपने किरदार को देखिए। कांग्रेस पार्टी के लगातार हाशिए पर जा रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। कोई एक बड़ा चेहरा पार्टी की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आ रहा। खुद राहुल गांधी भी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, तो कैसे मुसलमान यकीन करेगा कांग्रेस पार्टी पर? शबनम जी, आप देख रहे होंगे प्रियंका जी लगातार इस पर जो है बात कर रही। प्रियंका जी यूपी में तो प्रियंका जी हैं, उन्हीं वही चेहरा है, वही कांग्रेस पार्टी की इस टाइम कमान संभाले। तो आप देख रही हो प्रियंका जी हर मुद्दे पे खड़ी हैं, यहाँ तक कि वो अभी जल्द ही वो लखनऊ में आने वाली हैं। तो जाहिर है चेहरा वही है हमारे। क्या कोई इस पे तो चुनाव होते नहीं कि 2-3 चेहरे आ गए उस पर चुनाव हो रहे हैं। पार्टी सिर्फ 1-2-3 लोगों के ऊपर चल रही है। पूरे पार्टी में हर को मौका मिलता है और यही संविधान कहता है कि सबको बराबर का मौका दिया जाए। ये बीजेपी की तरह सिर्फ 2-3 लोग के चेहरे नहीं है कि उन्हीं के नाम पे पूरा चल रहा है कि मोदी आज जिस तरीके से हालात देख ली, योगी मोदी में क्या चल रहा है, दरारें पड़ गई हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संवैधानिक और विचारधारा पे चल रही है। कांग्रेस एक विचारधारा है, तो कांग्रेस के अंदर जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से जनता जो हाशिए पे खड़ी है उसको लेके चल रही है। लेकिन रफत जी, इल्जाम तो कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं कि गांधी परिवार के अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं है पार्टी को संभालने के लिए, दूसरे लोगों को मौका नहीं दिया जाता। जहां तक इल्जाम की बात है, हम
सामने दिख रहा है किसको मौका दिया जा रहा है किसको नहीं। अब इल्जाम तो ऐसे तो बहुत सारी गांधी जी पे भी लग रहे हैं। आज गांधी जी के गोडसे की जो है पूजा हो रही, सावरकर की पूजा हो रही, तो इल्जाम पे कहां तक जाएंगे? हम अपने काम पे कर रहे हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं, हम जनता के बुनियादी हकों के साथ खड़े हैं। जो भी आज सीए एनआरसी का आप देख लीजिए, या फिर रोजगार की बात कर लीजिए, या फिर अभी जिस तरीके से कोरोना में हुआ है, तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेशन सरकार कर रही है, सामने दिख रहा है। तो कांग्रेस इन चीजों पे नहीं, वो काम कर रही है। तो कांग्रेस अपने जो चीजें हैं उस पर चल रही है, उसी तरीके से वो आगे बढ़ेगी और जनता का भरोसा जीतेगी। अच्छा ठीक है, आप असेंबली इलेक्शन में जाने वाले हैं, कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। 2 लाख मदरसों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है क्या कांग्रेस की? हाँ, हमारे जो है जाहिर सी बात है, हम हर जगह जाएंगे, हर जहाँ पे भी हम जा सकेंगे हर जगह जाएंगे और लोगों को भरोसा जीतेंगे। जिनका भरोसा हम पर से उड़ गया है या जो भी हमसे नाराजगी है, जो भी चीजें हैं, उसको हम पूरी तरीके से जो है जनता के बीच जाएंगे और उससे बात करेंगे। ठीक है शमसी साहब, मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए 2 लाख मदरसों का रुख कर रही है कांग्रेस। आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है? आपने बजट तो बहुत अच्छा दिया अक़लियती तबकों के लिए, बहुत आपने मदरसों को मॉडर्नाइज करने की भी बात कही, ऑनलाइन क्लासेस भी करने की बात कही। सुन लीजिए, रिफत जी को मैं सुन रहा था। रिफत जी अभी पॉलिटिक्स में नई आई हैं और अपने थोड़ा सा इनके पास जानकारी का, इन्होंने मुसलमानों की बात की। अगर मुसलमान पूरे का पूरा हमारे साथ न होता, भारतीय जनता पार्टी के साथ न होता, तो क्या सेंट्रल में दोबारा सरकार बनना तय था? दोबारा किसी भी सूरत में सरकार आ सकती थी? ये इस बात का सबूत है कि पूरे का पूरा अक़लियत समाज, पूरे का पूरा अल्पसंख्यक और पूरे का पढ़ा लिखा रिफत फातिमा जैसे लोगों को छोड़कर मोहसिना केजरीवाल और गुलाम का नाम। शमसी साहब, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बात करूं अपनी जी, मुख्तार अब्बास नकवी का कठपुतलियां बने हुए हैं, किसी को कुछ भी हक नहीं बोलने का। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े लीडर तो कठपुतली बने हुए हैं। शमसी साहब, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बोलिए। आज के साथ अगर मुसलमान समाज होता तो आप इस तरीके से हाशिए पर कैसे चले जाते हैं? आपको तो पूरी तरीके से जनता ने नकार किया है, मुसलमानों ने नकार किया है, देश की जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। 70 सालों तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जनता को झला है, मुसलमानों को डराया है, मुसलमानों को डरा डरा कर कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। भाजपा जब आई तो मुसलमानों ने देखा और दोबारा फिर उस पर विश्वास करके दोबारा से मोदी जी को सेंटर में केंद्र में बैठा लिया है और इंशाअल्लाह फिर हम तुम्हारा सरकार बनाएंगे। देने के लिए एजेंडे की आपके पास तो हिंदू मुस्लिम था, वही आपने करा। ठीक है, ठीक है। देश का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है, अब आपके बहकावे में आने वाला नहीं। आप अपनी राजनीति करिए और आप अकबरुद्दीन वैसे चले जाइए, आप समाज चलिए, आप समाजवादी पार्टी चलिए, आपकी जमीन इस तरीके की कभी लफ्ज़ हाथ, कभी घर वापसी, शमसी जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। शमसी जी, मेरा एक सवाल है, उस वक्त आपसे राब्ता नहीं हो पाया था तो शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए थे, ठीक है। अब मुसलमानों को लेकर तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो उनके हितैषी हैं, उनके फलाह के लिए वो काम करेंगी। एक छोटे से सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए और बहुत सटीक जवाब दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोट बैंक है, 125 से 140 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक इतना है कि वो किसी की भी सरकार बना सकता है, इतना असर रखता है मुस्लिम वोट बैंक, ठीक है। लेकिन बीजेपी के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे जाते, उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता? क्या बीजेपी को यकीन नहीं है कि मुस्लिम उम्मीदवार परफॉर्म कर पाएंगे? इस बार हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है, इस बार कम से कम हम यूपी में कम से कम 35 से 40 सीटें मुसलमानों को देने जा रहे हैं और इस बार पूरी आजादी है मुसलमानों को। हमने जो है तो उनसे नामांकन भी मांगे हैं, उसका सर्वे भी किया जा रहा है और इंशाअल्लाह इस बार यूपी चुनाव में हमारे 25 से 30 उम्मीदवार आप देखेंगे कि चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरीके से हम आऊंगी शक्ति जी, आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी।
ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शमसी साहब कि बीजेपी की जानिब से 25 से 40 उम्मीदवार उतारे जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर 20% मुसलमान उत्तर प्रदेश में या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ ना आता तो सरकार कैसे बनती? तो रिफत जी को भी समझना चाहिए और वाली ये जो है जो कलीमुद्दीन जी इनको भी समझना चाहिए कि आप लड़ते हैं वहाँ पर 9 फुट। ये बहुत बड़ी बात की है शमसी साहब, आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि बीजेपी के जानिब से असेंबली इलेक्शन में 25 से 40 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सिद्दीकी साहब जो अभी जफर वो बनाए गए हैं उनसे हम लोगों की बात हो रही है और उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट जो मुसलमान कैंडिडेट जिनके यहाँ मुसलमानों का परसेंटेज ज्यादा है जो लड़ने की हैसियत में है वो राब्ता करें, वो अपना जो है फॉर्म जमा करें, बायोडाटा जमा करें। इंशाअल्लाह हम कम से कम 25 सीटों पर मुसलमानों को लड़ाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और लड़ाएंगे इंशाअल्लाह हम। ठीक है शक्ति सिंह साहब, मसले हल नहीं होते। शक्ति सिंह साहब, आपने पहले भी बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, शमसी साहब ने ये बड़ा ऐलान किया है बीजेपी की जानिब से कि इतनी सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को वो देंगे। अब तक उनपे ये एक बड़ा इल्जाम लगता रहा था कि बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारती है, ये बड़ा इल्जाम लगता रहा था। लेकिन शबनम जी बड़े ऐलान पे मुझे बस एक ही बात कहना है कि जो काम कांग्रेस करती थी कि मुख्यमंत्री बनाकर, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसका श्रेय भी लिया कि हमारी पार्टी ने मुस्लिमों को मुख्यमंत्री बनाया। आप मुख्यमंत्री बनाए, ये टिकट दे दें, लेकिन कारण जो है वही जस का तस है समस्या। आप मुसलमानों को भागीदारी दीजिए नौकरियों में, उनके जो लंबित जो आयोगों की रिपोर्टें हैं, रन मिश्रा की और सच्चा कमेटी क्यों नहीं लागू करते हैं? आप टिकट देकर झुंझुना देंगे केवल? आप कुल विधायक और बनाकर उनको गूंगा बहरा बनाकर बैठाएंगे सदन में? वो विधायक और मुख्यमंत्री बनने से क्या मतलब है कि वो अपने हक के हुकूक की बात नहीं कर सकते हैं सदन में? वैसे मुख्यमंत्री वैसे विधायक और सांसद कांग्रेस से बने या भाजपा से। एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी। शबनम जी देखिए मैं चुप था और जी आप कंप्लीट कीजिए सर बात। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस इस देश में शासन किया है। आप जब देश आजाद हुआ तब मुस्लिमों की क्या संख्या थी नौकरियों में और आज उनकी क्या दुर्दशा हो गई है हर क्षेत्र में। हम लोग भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा ये चाहते हैं कि हर एक कौम को, हर एक समुदाय को उसको जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिले शासन में और नौकरियों में। शक्ति जी ठीक है, आप मुस्लिम अति पिछड़ी जाति के तमाम लोगों के आप भले के बारे में सोच रहे हैं, इत्तेहाद करके अलायंस बना के एक परचम तरीके इलेक्शन लड़ेंगे यूपी के अंदर? देखिए हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है और उसमें ओरुद्दीन ओवैसी साहब हैं और बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। हमारे छोटे छोटे दल 8-9 पार्टियां हैं। हम लोग संकल्प मोर्चा का जो भी हमारे डिमांड है, हमारी जो लड़ाई है, उसको यदि और लोग उसमें आना चाहें तो स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और घोषणा भी किया है कि हमारी बातों को जो मानेगा तो उसका स्वागत है। देखिए राजनीति में कोई अछूत नहीं है, तमाम लोग जी। शक्ति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलिए ब्रेक। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अभी पिछले साल इलेक्शन हुए बिहार में तो वैसी साहब मायावती जी और हमारी पार्टी हम लोग तो गठबंधन में चुनाव लड़े। यहाँ उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी समस्या है कि बहन जी इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के गठबंधन के तहत नहीं लड़ सकती है? क्योंकि इनको भाजपा को जिताना है। ये जो आरोप लगता बीजेपी को रोकने के लिए तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं, बीजेपी को रोकने के लिए तमाम दल इकट्ठे हो रहे हैं। इस सवाल का मैं जवाब लूंगी, इस सवाल का जवाब लूंगी शक्ति जी, इस सवाल का जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रखना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आप बीजेपी को रोकने के लिए तमाम छोटे दल जो है वो एकजुट हो रहे हैं और किसी तरीके से बीजेपी को रोक लिया जाए और खासकर मुस्लिम वोट बैंक के जरिए। इस सवाल का जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
हम 21वीं सदी में हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो अब भी मंदिर और मस्जिद के बिहाफ पर अपना वोट कास्ट करेगा या अपने मसाइल को लेकर, एक पार्टी के किरदार को लेकर अपने वोट को कास्ट करेगा? ये तमाम मौजू है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास मैं जाना चाहूंगी। रफत फातिमा साहिबा है। रफत जी, सलमान खुर्शीद जी से हमारी बात हुई थी अभी 2 से 4 दिन पहले ही हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर असेंबली इलेक्शन को लेकर कांग्रेस अपने किरदार को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए जिस तरीके से आपका वोट बैंक था, जो वोट फीसद था, वो लगातार गिरता जा रहा है। 2017 में आपने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इत्तेहाद किया, लेकिन नतीजे उसके क्या रहे कि आप 54 सीटों पर सिमट गए, दोनों पार्टियां मिलकर। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भाई कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करना उनकी गलती थी। प्रियंका गांधी की कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन 2017 में भी वो सरगर्म थी। उन्होंने पूरी कोशिश करी पार्टी को मजबूत करने की, लेकिन एक के बाद एक विकेट जाते रहे। जितिन प्रसाद भी आपको छोड़कर चले गए। तो कैसे आप दावा करते हैं कि आप मुसलमानों के लिए मजबूती के साथ स्टैंड देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? शबनम जी, बार बार मुसलमानों की जब बात आती है, कांग्रेस उस हर वर्ग के साथ है जो हाशिए पर है। सिर्फ मुसलमान के साथ ही नहीं है, मुसलमानों के साथ अगर कांग्रेस रही है हमेशा से, तो कांग्रेस हमेशा जो है फुल मैंडेट से आई है और कांग्रेस ने हमेशा उस हाशिए पे खड़े हर वर्ग के साथ जो है उसके हक की लड़ाई लड़ी है। आज भी प्रियंका जी पूरे तरीके से खड़ी हुई हैं। अगर आप देख लीजिए बिलरियागंज, आजमगढ़ में CNRC में जब औरतों पे हमला करा गया था पुलिस द्वारा, तब भी प्रियंका जी उनके घरों में गई, उनसे बात करी। तो आज जहां भी जो भी जुल्म हो रहा है मुस्लिम के ऊपर, जो भी जहां पे अल्पसंख्यकों के साथ वो हो रहा है जुल्म, तो वहां प्रियंका जी पहुंच रही हैं। तो पूरी तरीके से कांग्रेस ही खड़ी है हर मुद्दे पर। और ये जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो सिर्फ ट्विटर खेल रही हैं और कहीं ठीक है, आप कह रहे कि आप हर वर्ग के साथ, हर तबके के साथ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हिंदुत्व की बात की जाए तो मोदी और योगी चेहरे के आगे कोई और चेहरा वहां की आवाम को नजर नहीं आता। और यही वजह है कि हमने देखा कि 2017 में किस तरीके सीटें वो लेकर आए, 311 सीटें लेकर आई बीजेपी एनडीए वहां पर। तो आपको लगता है कि दूसरे तबके के साथ भी कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी जब तक योगी और मोदी हैं वजीर आजम? देखिए, इन सब मुद्दों पे कितने दिन भटकाया जा सकता है। हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे मंदिर का मुद्दा हो, चाहे मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे घर वापसी का, धर्मांतरण को लेकर ये लोग जो है इस तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। तो इन मुद्दों पे जनता कितने दिन भटकेगी? भाई, जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो उसका रोजगार है, वो उसकी शिक्षा है, वो उसका जो है स्वास्थ्य है। आज हेल्थ का जो आलम हुआ है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। हम भी उस चीजों से दो चार हुए हैं कि किस तरीके से अस्पतालों में जो है बेड नहीं थे, किस तरीके से लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी। लेकिन रफत जी, तो देखिए जिन रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार में है, पेट भरा होता है तब आप मंदिर मस्जिद करिए, लेकिन जनता जो है रोजगार नहीं होगा उसके पास, जब जनता के आगे रोटी नहीं होगी तो कितने दिन इस तरीके की बातों से उलझा रहेगा। लेकिन रफत जी, जिन रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार में है, कांग्रेस की सरकार है जिन रियासतों में, क्या वहाँ इस पैंडेमिक के दौरान इस तरह की दिक्कतें पैदा नहीं हुई? जिस तरीके से जनता को इन्होंने बेहाल करा है, कभी नोटबंदी के लिए इन्होंने सड़कों पे लाइन लगवाई है, लोगों को कितनी मौतें हो गई नोटबंदी में, कभी GST के नाम पे रोजगार खत्म हो गया लोगों का। तो ये कितने दिन बेवकूफ बना सकते हैं? ठीक है रफत जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जहां कांग्रेस, जिन रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार में है, सत्ता में है, क्या वहां पर इस तरह की दिक्कतें पैदा नहीं हुई इस पैंडेमिक के दौरान? सेहत को लेकर, अस्पतालों को लेकर राजस्थान में देख लीजिए, आप खुद मालूम कर लीजिए। हम अपने मुंह से कहेंगे तो आपको लगेगा अपने सरकार की बढ़ाई कर रही है। किस तरीके से केंद्र सरकार ने बदले की भावना वाला इनका आदत है। ये स्टेट में किस तरीके से जहां जहां कांग्रेस की सरकार वहां केंद्र ने क्या हालत करे, वहां दवाएं नहीं पहुंच रही है, वहां इंजेक्शन की जो है कालाबाजारी हुई है। इनके खुद के विधायक, बीजेपी के जो मंत्री ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करी है और किस तरीके के हालात पैदा कर दिए कि वहां पे जो सिस्टमेटिक काम चल रहा था उसको इन लोगों ने बाधा डालने की कोशिश करी। तो इनकी नीयत खराब है। जिसकी नीयत में जो है छल होता है वो किसी जगह काम नहीं कर सकता, और जहां काम होता भी रहता है वहां भी ये डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो देखिए, जब जनता के लिए आप जो है गलत सोच बनाएंगे तो जनता भी सब देख रही है, कितने दिन आप जनता को भड़काते रहेंगे। महाराष्ट्र में एक लाइनअप काम हुआ है, जिस तरीके से यहाँ लाइन लगाई गई ऑक्सीजन के लिए, वहां पे मेडिकल की जो फैसिलिटीज थी हॉस्पिटल से मिल रही थी, वहां पब्लिक की अटेंडेंट इस तरीके से बेहाल नहीं थे, वहां लाशें नहीं तैर रही हैं गंगा में, वहां रामनामी नहीं छीनी गई है मुर्दों के पर से, वहां जिस तरीके से अंतिम संस्कार के लिए लाइनें नहीं लगानी पड़ गई हैं, जिस तरीके से यहाँ रो दिए लोग,
तो ठीक है हालात बहुत खराब शमसी कर दिए साहब, इन लोगों ने। शमसी ये साहब, जितनी बढ़ाई करें आप और खास सुरूर रियासतों घमंड को से जहां आप इख्तियार में उन रियासतों को फायदा पहुंचाते हैं, इल्जाम आपके ऊपर ये बड़ा है। महाराष्ट्र प्रभावित में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र में था। हम तो यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में क्या हुआ वो तरीके बताइए पहले। जाने गवाही हैं। यूपी में कितने आंकड़े लाशों छुपाए, को कितने बेवकूफ बनाया लोगों को आपने। बताऊंगा शमसी साहब, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी बात हम तक साफ आवाज आ नहीं रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। अभी तक काबू नहीं पाया गया है। शमसी साहब, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, माफी चाहूंगी। शक्ति सिंह जी, आपके पास में आती हूँ, आपसे सवाल। भाई, प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, मरकज में भी एनडीए की सरकार है, आप लोगों ने भी इत्तेहाद किया एनडीए के साथ, एनडीए में शामिल हुए, लेकिन अब आप अलग हो गए हैं और बीजेपी को डूबती हुई नैया बता रही हैं। लेकिन 2019 के मैं आंकड़े देखूं तो लोकसभा आम चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन मुजाहिरा और ज्यादा बेहतर हुआ है, आवाम ने उन पर और ज्यादा भरोसा किया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके से 2017 में इतनी सीटें ये लोग लेकर आए थे और छोटे दल भी उनके साथ जुड़े थे, लेकिन अब नाराजगी है। क्या ये एक पोस्ट को लेकर या फिर एक सौहार्द को लेकर या अपने स्वार्थ को लेकर यहाँ इस तरह की राजनीति की जा रही है? अपना स्वार्थ जो है वो नहीं साधा गया तो आपने बीजेपी में कमियां निकालनी शुरू कर दी, ऐसा है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब देखेंगे कि 2017 में सरकार बनने के 3 महीने के बाद ही हम लोग विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि जिन मुद्दों पे हम एनडीए के साथ आए थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, और हम लोग चाहते थे कि तकनीकी शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाए उत्तर प्रदेश में, और सभी गरीब बच्चों को, हर जाति के बच्चों को एमए तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ये तमाम हमारे मुद्दे थे, इस पे भाजपा काम करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए हम, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, ऑफ रिकॉर्ड, आप या जनसभाओं की रैलियों को देख लीजिए, या सदन में भी, हाउस में भी देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार बनने के 3 महीने से ही कहना चालू कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी मित्रों ने कहा कि आप गठबंधन में हैं और सरकार के विरोधी कर रहे हैं, तो ये विरोध थोड़ी था, हमारा सलाह था कि हम मुद्दों पे आए, हम पे काम हो। हम यहाँ केवल मंत्री बनकर हम जब तक करेंगे फिर पूर्वांचल के लोगों को। लेकिन शक्ति जी, इल्जाम तो आप पे भी लगेंगे ना कि अगर आप संजय निषाद जैसी इंसान, शख्स को आप उनकी पार्टी को अगर इत्तेहाद में शामिल करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, जो कि उनका वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में ला सके, उनको आप शामिल करते हैं, और अभी सीटों को लेकर भी आपकी एक राय नहीं बन रही है, तो इल्जाम आप पर भी लगेंगे कि सिर्फ आप बीजेपी को रोकने के लिए वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। यही चीज तो रोकना चाहते हैं, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। मुद्दों पे चुनाव होंगे, मुद्दों पे राजनीति हो रही है, तो यदि भागीदारी सबकी है तो सुनिश्चित हो उस मुद्दे पे जो हमारे साथ आ रहा है, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में उसका स्वागत है। तो आज वसी साहब यदि मुस्लिमों के बदहाली की आवाज उठा रहे हैं, सदन से लेकर और सड़क तक वो संघर्ष कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? महागठबंधन के लोगों ने आरोप लगाया कि ये बी टीम है। हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप 15 साल लालू जी की सरकार रही, वहाँ वो यहाँ सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो आप अपने वजह चुनाव हार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बी टीम है। हम कहना चाहते हैं कि आप मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई कर रहे हैं, आप मंदिर मस्जिद के भी यदि तह में जाएंगे तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और मंदिर मस्जिद का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करनी होगी हमें कि अब वक्त ये है कि आप मसाइल को लेकर बात करें। आप मुसलमानों का अगर हितैषी साबित करने की कोशिश करें, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुसलमान बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 20% उनका वोट बैंक है और किसी भी सरकार को रियासत में काबिज होने के लिए वो अहम किरदार अदा करते हैं। माफी चाहूंगी शमसी साहब, बात जवाब नहीं ले पाऊंगी आपका क्योंकि वक्त नहीं है, माजरत चाहूंगी, लेकिन तमाम लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ मुसलमानों को एक मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल ना करें, उनके मसाइल को भी उठाएं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुसलमानों को खासकर मैं कहना चाहूंगी, जी सलाम कहना चाहेगा
कि वो अपने मसाइल को देखते हुए, पार्टी को देखते हुए अपना वोट कास्ट करें। अगर आप इसी तरीके से टुकड़ों में बट के अगर अपना वोट कास्ट करेंगे तो आपका वोट जो है वो खराब होगा और कोई भी इख्तियार में नहीं आ पाएगा। इसलिए सोच समझ के आने वाले वक्त में अपने वोट को कास्ट करें। फिलहाल आज के मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।